ओके, सो आज हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के चैप्टर का कह सकते हैं एक लास्ट दिन है। इसलिए लास्ट दिन है क्योंकि जैसा मैंने 2 दिन पहले भी तुम लोगों से कहा था कि चैप्टर में एज़ पर द रिवाइज्ड सिलेबस जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का है, उस हिसाब से हम कॉन्सेप्चुअली कभी ख़त्म कर चुके थे, बट हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ मैं अपने तरफ से एंड करना चाहूँगा। एंड तुम लोग की तरफ से ये होगा ज़रूर कि तुम लोगों को जब डाउट बने, जैसा डाउट बने पूछ सकते हो, क्योंकि ये तो फैक्ट है 100% कि जब जब क्वेश्चन लगाएंगे तब तब कुछ ना कुछ डाउट निकलता ही रहेगा। तो दैट डजंट मीन कि हम साल भर एक ही चैप्टर को पढ़ते रहें। तो कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए हैं, समझा दिए हैं सारे। बाकी टफ एडजस्टमेंट्स कुछ फिर मैंने बनाए हैं आज के इस क्वेश्चन में। एक फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने जानबूझ करके, बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं इसमें। तो लेट्स सी आज के इस क्वेश्चन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का नाम पहले ही रखा है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 2। और नंबर 2 इसलिए क्योंकि इसके पहले एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस तरह का पढ़ चुके हैं। आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे और समझेंगे, और जो बातें हमें आने वाले सॉल्यूशन में ज़रूरत पड़नी है उसको दिमाग में रखना भी है। तो फर्स्ट थिंग इज़ अमर एंड बिमल 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो हो गया 7:3। एंड फिर बोला है कि बैलेंस शीट उनका दिया गया है। एंड जैसा हमेशा हमने बताया है, पढ़ा है, सीखा है कि बैलेंस शीट को पढ़ करके हर चीज़ नहीं जानना है। अभी हमको प्रेजेंटली हमको इतना ही जानना है कि बैलेंस शीट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेबल के तौर पर क्या है, कुछ है भी कि नहीं है। तो सामने ये रहा स्क्रीन पर तुम लोगों के बैलेंस शीट पूरा लो, फुल मैंने कर दिया स्क्रीन। देखो ध्यान से और बताओ डिस्ट्रीब्यूटेबल इस समय कुछ है कि नहीं है। Sir, advertisement suspense account और workman compensation reserve और investment fluctuation fund, एक ये दोनों मिनट, adjustments के बाद। एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 3 नाम मैंने सुने, तीनों पर टिक लगा दिए हैं। और किसी के दिमाग में कोई नाम है, भले डाउटफुल हो, नॉट दैट कि करेक्ट ही तुम लोग हो, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो अभी बताए गए ये सारे करेक्ट हैं, या ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है। जो भी होगा वो बताऊंगा एक बार में, बट तुम लोग अपने ओपिनियन पहले दे सकते हो कि क्या इन 3 के अलावा भी तुम लोगों को लगता है कोई और नाम हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेबल के लिस्ट में। जल्दी बताओ, यस और नो। सर मेरे में पिक्चर नहीं दिखा। No, sir. No, sir. अभी जिसने भी कहा शायद पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए बेटा मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में चले जाओ। बाकी लोगों का ओपिनियन सुनना चाहूँगा, बाकी सब लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर जो मैं बता रहा हूँ कि नहीं, सो दैट मैं समझ पाऊँ कि यहाँ से प्रॉब्लम है कि वहाँ से नेटवर्क इश्यूज़ हैं। Yes, sir. यस सर दिख रहा है। Yes, sir. ओके, सो मोस्टली क्लास का तो कहना है दिख रहा है, दैट मीन्स मेरी तरफ से कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है। जिसने भी अभी कहा अपनी प्रॉब्लम बताई है, आई एग्री कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बट डेफिनेटली कहूँगा कि थोड़ा नेटवर्क एरिया में चले जाओ, या हो सके तो एक बार से डिस्कनेक्ट हो जाओ और दोबारा से रीज्वाइन करो। मैं तुमको वहाँ से दोबारा रीज्वाइन करा देता हूँ, देन देखो शायद दिखाई देगा। ओके, तो मैं यही पूछ रहा था कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स में इन 3 के अलावा कुछ और भी है, किसी के दिमाग में लगता है तो तुम लोग का जवाब नहीं मिला, तो दैट मीन्स तुम लोग यही मानते हो कि ये एक वर्कमैन रिजर्व और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यही 3 होने चाहिए। तो बता देना चाहूँगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेफिनेटली ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होता है 100%। डिस्ट्रीब्यूटेबल बाय मीन्स राइट ऑफ कर देते हैं इसको। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता भी है, नहीं भी होता है, बाय मीन्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, एंड सेम विद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इन दोनों में ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जिसको अगेन मैंने आज के इस क्वेश्चन में इंक्लूड किया है, और उसके अकॉर्डिंग तय होगा बाद में कि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल लिस्ट में है कि नहीं है। फिलहाल तो ऐसे नॉर्मली हम मानते हैं कि ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल के लिस्ट में। आ रही सभी को आवाज़ और सभी को पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो अब मैं आगे की बात करूं। Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, तो जैसा अब हमारे स्क्रीन पर सामने है बैलेंस शीट का के नीचे रेस्ट इन्फॉर्मेशन, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि रेस्ट इन्फॉर्मेशन को पढ़ना थोड़ा रैपिड स्पीड में, सो दैट आधी अधूरी जानकारी ही सही लेकिन इतना पता चल जाए क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है।
तो ये रहा एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें लिखा है कि इन्होंने एडमिट किया है चंदन नाम के किसी पार्टनर को, और जैसा अक्सर होता है कि न्यू पार्टनर का शेयर इमीडिएटली वहां पर लिख कर दे दिया जाता है कितना शेयर है, और हम देख पा रहे हैं कि चंदन तो न्यू पार्टनर है बट उस पार्टनर का शेयर कितना यहाँ पर फुल स्टॉप लग चुका है लेकिन शेयर नहीं बताया। तो दैट इज नॉट अ न्यू इश्यू। अक्सर क्वेश्चन में ऐसा हम देख लेते हैं कि न्यू पार्टनर का शेयर नहीं अवेलेबल रहता, तो ऐसे केस में हमने सीखा है कि सेक्रीफाइसेज ऑफ द पार्टनर्स दिए होंगे, उनको जोड़कर निकाल लो, या फिर न्यू रेशियो दिया होगा फर्म का और उस न्यू रेशियो में जो आखिरी डिजिट होगा वो होगा न्यू पार्टनर का शेयर। फिलहाल देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। अमर एंड बिमल जो कि ओल्ड पार्टनर्स हैं, बोथ सरेंडर्ड 1/5 फ्रैक्शन ऑफ सेक्रीफाइस दिया है, ऑफ लेकिन लिखा है, ध्यान रखना सभी को, फ्रैक्शन के बाद ऑफ लिखा है, देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स इन फेवर ऑफ चंदन। तो यहाँ क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो नहीं लेकिन अमर और बिमल का सेक्रीफाइस का तरीका बता दिया है कि दोनों लोगों ने अपने अपने हिस्से का 1/5 कंट्रीब्यूट किया है चंदन को। तो इस तरह से हम सेक्रीफाइस भी निकाल लेंगे और उसके मदद से न्यू पार्टनर यानी चंदन का शेयर भी निकल जाएगा। देन फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर ऑल्सो मेड, जिसके अंदर पहला पॉइंट है रिगार्डिंग बैड डेट्स एंड प्रोविजन। तो इसको हम डिटेल्स में ही बात करेंगे तब जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो बस इतना जान लेते हैं कि डेटर्स और प्रोविजन के बारे में है। नाउ ऑन द राइट कॉर्नर तुम लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हो राइट विंडो में सेकंड एडजस्टमेंट तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा। सब लोग को स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है ना, कोई छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा? अदरवाइज मैं जूम करूं इसको। नो No, सर, sir. नो सर। No, sir. हाँ मतलब ठीक है ना, रीडेबल है, दिखाई ठीक से दे रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। सो लिखा हुआ है कि क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड 40,000। तो चलो तुरंत तय करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेबल बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दी है 35,000 और बाहर क्लेम बताया है, जैसा हमेशा होता है बाहर अक्सर हमें क्लेम मिल जाता है और जो उससे ज़्यादा है 35,000 से ज़्यादा है, यानी इस क्वेश्चन में जो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये क्लेम को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो सवाल ही नहीं उठता, हमारे पास इस समय क्लेम को कंप्लीट करने के लिए तो ये वैल्यू कम पड़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कंपनसेशन या क्लेम होगा उसको हम रिवैल्यूएशन के मदद से क्रिएट करेंगे प्रोविजन के नाम से, तो वो हम आगे फिर समझेंगे, बट ये है इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आधे इन्वेस्टमेंट को पार्टनर्स जिसका नाम है अमर और विमल यानी कि अदर ओल्ड पार्टनर्स ने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि उनका ओल्ड रेशियो तो 7:3 था। हावेवर इन्होंने तय किया कि इन्वेस्टमेंट का आधा करेंगे और उस आधे को इक्वली बांटेंगे और जो रिमेनिंग होगा यानी रिमेनिंग हाफ होगा उसको वैल्यूड किया यानी मार्केट प्राइस उसकी बताई गई है 30,000। तो इन्वेस्टमेंट के एक पॉइंट में अच्छा खासा कुछ उलझाया गया है, अगेन हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। नेक्स्ट पॉइंट में डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर या फिटिंग्स को, लैंड एंड बिल्डिंग्स को एप्रिशिएट लेकिन करना है। एक में डेप्रिशिएट है और एक में एप्रिशिएट है, इस बात को ध्यान रखना है। डेप्रिशिएट का मतलब घटाना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कि फाउंड अंडर वैल्यूड। लास्ट डे मैंने तुम लोगों को अंडर एंड ओवर वैल्यूड के बारे में लेक्चर्स दिए थे, तो आज उसका एक तरह से रिपीटेशन होगा। कोई नया तो नहीं है लेकिन फिर भी टफ पॉइंट में जरूर एक ही है। सिक्स पॉइंट में है कि देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू ₹15,000 और उसके बाद जिसका रीजन है क्लेम फॉर डैमेज। अनरिकॉर्डेड इसलिए है क्योंकि वो हमारे खिलाफ था डैमेज के क्लेम के लिए, लेकिन अब इसको रिकॉर्ड करना है, ये तय हुआ है। तो अगेन इसका ट्रीटमेंट तो हम बाद में देखेंगे कैसे करना है। सेवेंथ पॉइंट, चंदन न्यू पार्टनर के बारे में बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूट किया है 4 लाख का अपना कैपिटल और हाफ ऑफ गुडविल शेयर इन कैश, यानी जो न्यू पार्टनर का गुडविल शेयर होगा, कितना है ये तो नहीं बताया, बट जो होगा उसका आधा ही वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिमेनिंग हाफ नहीं कर पा रहा है, इससे ये भी क्लियर होता है। और 4 लाख रुपए का वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी कंफर्म बता दिया है। एंड देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 8। हाँ, तो 8th पॉइंट में गुडविल के ही बारे में दिया है कि गुडविल कैसे वैल्यू करना है। तो वो फॉर्मूला दिया है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, बिल्कुल नॉर्मल सा एक लैंग्वेज। और प्रॉफिट्स लास्ट 3 साल के दिए हैं 5,20,000, 6 लाख एंड 7,10,000। तो बहुत सिंपल तरीके का एकदम नॉर्मल एकदम स्टैंडर्ड जो मेथड होता है वो दिया गया है। और रिक्वायरमेंट में दिया है कि प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। वो ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही हुआ कि पार्टनर के एडमिशन के बाद का हमारा बैलेंस शीट हमें बनाना है, तो वो तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन का पूरा, मैंने रीडिंग लगा दिया है। अभी अगर क्वेश्चन को ऐसे
इन रफ वे समझ में ना आया हो तो कोई अपना डाउट पूछ सकता है, अदरवाइज वन बाय वन अब बारी है एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेरियस कैलकुलेशंस की। जल्दी रिप्लाई करो, क्या किसी को प्रॉब्लम है या नहीं? No, sir. No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन का मतलब मेन रिक्वायरमेंट नहीं। एज यू ऑल नो कि मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट बनाए हैं और 8 पॉइंट्स में 5-6 पॉइंट्स तो कम से कम डिफिकल्ट जरूर रखे हैं मैंने। तो उन सभी पॉइंट्स का मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख करके वर्किंग नोट बनाकर दिया है तुम लोगों को, और उसके बेसिस पर बाद में आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर, एंड फिर देन आएंगे पार्टनर्स कैपिटल एंड एट लास्ट बैलेंस शीट। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वेरियस कैलकुलेशंस पर आते हैं, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ नोट्स कैलकुलेशन जो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं। तो राइट वे वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट जो कि डेटर से रिलेटेड था। स्क्रीन पर मैं दोनों सामने रख दे रहा हूं, देखो ये रहा फर्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। सब लोगों को मेरी हिदायत है कि बहुत ध्यान से इस फर्स्ट पॉइंट को सुनना समझना, क्योंकि जिस तरह से क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में बैड डेट्स के एडजस्टमेंट लगभग हर क्वेश्चन में आया ही करते थे और बहुत इंपॉर्टेंट भी था और थोड़ा बहुत टफ भी पड़ता था बच्चों को, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस में मान के चलो बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट हर दूसरे में से एक क्वेश्चन में देखने को मिलता ही है। तो इसलिए ये एकदम ऐसे पॉइंट में से एक है जो हमेशा एग्जाम में देखे जाते हैं कि मिलता है, इसलिए बहुत बारीकी से समझना, नॉट अ डिफिकल्ट बट बारीकी से सुनो और समझो। याद रखना है पहली चीज, ये जो बैड डेट्स यहाँ लिखा है 10,000, ये अमाउंट आम तौर पर हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा देते। बातों को पूरा सुनो, अभी जो मैंने कहा वो अधूरा है, पूरा सुनने के बाद कंक्लूड करना और जो डाउट हो तुरंत पूछना। कह रहे हैं कि बैड डेट्स के तौर पर 10,000 राइट ऑफ करो, तो बैड डेट्स तो एक लॉस होता है, इसलिए ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। आम तौर पर तो यही होता है, लेकिन इसके पहले कि हम इसको डेबिट में दिखा दें, पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रोविजन। अब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये प्रोविजन हमको हमारे क्वेश्चन में नहीं मिलने वाला, अच्छा कभी कभार प्रोविजन लायबिलिटीज में मिलता है, तो कभी कभार यहाँ जैसे लिखा है इस समय ऐसे भी मिलता है। तो भाई हमको तय अच्छे से करना है कि प्रोविजन पूरे क्वेश्चन में कहीं है कि नहीं बैड डेट्स का। तो पहली पॉसिबिलिटी की प्रोविजन ना मिले, दूसरी पॉसिबिलिटी की प्रोविजन मिल तो सकता है, लेकिन जितना बैड डेट्स है उससे ज्यादा भी हो सकता है, जैसा सामने इस समय ज्यादा ही है, या उससे कम भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है कि बैड डेट्स की वैल्यू जब एडजस्टमेंट में दिया गया है तो सबसे पहले देखो कि बैलेंस शीट में प्रोविजन है कि नहीं। और पॉसिबिलिटी 3 बनती है कि या तो प्रोविजन नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या करोगे, सारे रूल्स को सुनेंगे और फिर इस केस में जो होना है वो समझेंगे। पहला केस या कंडीशन कि बैड डेट्स तो मिल गया, लेकिन अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन ना मिला तो क्या करेंगे, तो स्ट्रेट अवे इस 10,000 को उठाओ और रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दो। ये तब की बात है जब प्रोविजन ना मिले, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं है, हमारे पास प्रोविजन है। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे ही बैड डेट्स हो और प्रोविजन है ये भी हम देख पा रहे हैं, तो पहले कंपेयर करो कि कितना बैड डेट्स है और कितना प्रोविजन है। तो बैड डेट्स है 10,000 और उसके कंपैरिजन में जो प्रोविजन है वो है कितना, 15,000। तो हमारा अब सवाल ये उठता है कि क्या इस 10,000 के बैड डेट्स को हम प्रोविजन से एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रूल के मुताबिक प्रोविजन तो बनता ही इसीलिए है कि बैड डेट्स को एडजस्ट कर सके। तो अगर डेटर्स 10,000 के हैं और प्रोविजन 15,000 के हैं, तो तुम लोग का ओपिनियन क्या है, क्या ये बैड डेट्स इस प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं? चलो जल्दी रिप्लाई दो। Yes, sir. Yes, sir. और अगर Yes, sir. उल्टा थोड़ा हो जाता कि 10,000 का बैड डेट्स तो है लेकिन प्रोविजन की वैल्यू थोड़ी कम है, तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोविजन है, सॉरी बैड डेट्स है, वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि बैड डेट्स जितना बच जाता राइट ऑफ करने के बाद प्रोविजन से, उसको हम रिवैल्यूएशन में दिखाते हैं। मतलब दूसरा केस ये बना जो हमारे सामने है कि बैड डेट्स की वैल्यू कम है और प्रोविजन ज़्यादा है, मतलब पूरा का पूरा बैड डेट्स खत्म हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन में तुम लोगों को बैड डेट्स नहीं दिखाई देगा। देखो ये रहा रिवैल्यूएशन, इस रिवैल्यूएशन तुम लोग कहीं बैड डेट्स दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले देख लो अच्छे से, बताओ। No, sir.
No, sir. नो sir. बिल्कुल। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आमतौर पर इस बैड डेट्स को हम बिल्कुल दिखाते हैं अपने रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लेकिन अभी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि इस बैड डेट्स के साथ साथ हमारे क्वेश्चन में प्रोविजन भी है जो उससे ज़्यादा है। लेकिन तब क्या होता कि बैड डेट्स तो इतना ही होता, जैसे लिखा है 10,000 इतना ही होता, लेकिन प्रोविजन की वैल्यू 15,000 ना होती, 10,000 से कम होता। मान लो 5,000, 6,000, 8,000, 9,000 ऐसा कुछ होता। यानी कुल मिलाकर ऐसा भी केस बनता है कि जब प्रोविजन की वैल्यू बैड डेट से कम हो, तो ऐसे केस में पूरा बैड डेट्स तो एडजस्ट नहीं हो पाया, तो जो बैड डेट्स बच जाता, जितना एक्स्ट्रा बैड डेट्स बचता, वो हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट में जरूर आ जाता। गॉट द पॉइंट? 3 केस समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बाकी रेस्ट कॉन्सेप्ट क्लास 11th का ही है कि हमने सीखा था, एक होता है ओल्ड प्रोविजन और एक होता है न्यू प्रोविजन, और हमने ये जाना था कि ओल्ड प्रोविजन को और न्यू प्रोविजन को कैसे एडजस्ट करेंगे, और साथ साथ ये भी सीखा था कि जो न्यू प्रोविजन का परसेंटेज दिया होता है वो डेटर्स में निकालते हैं और किस तरह निकालते हैं। तो इन सभी चीज़ों का मिक्सचर है फाइनली इस क्वेश्चन में, और अब मैं फाइनली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। और एक बार फिर देख लो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा अवेलेबल है रिगार्डिंग डेटर्स एंड प्रोविजन। तो एक डेटर्स है हमारे पास 1,20,000 का, एक प्रोविजन अंदर है 15,000 का, और 11th के ही मुताबिक अंदर वाला प्रोविजन मतलब ओल्ड प्रोविजन, और बाहर बैड डेट्स दिया है 10,000 का, और बाहर भी एक प्रोविजन दिया गया जिसको हम ऑब्वियसली न्यू प्रोविजन मानेंगे 10%। अब इस अकॉर्डिंग हम डेटा को समराइज करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो फाइनली ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन रिगार्डिंग बैड डेट्स, और अब इसी से समझना है तुम लोगों को कि क्या होगा इसका। देखो सबसे पहली चीज जो हमको जाननी है, समझनी है, वो ये कि ओल्ड प्रोविजन हमारे क्वेश्चन में कितने का है। तो बता दो, जो दिखता है ऐसा हो जरूरी नहीं है। ओल्ड प्रोविजन बैलेंस शीट के अंदर जरूर दिया है 15,000, बट इट डजंट मीन कि हमारे इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन 15,000 का है। एक्चुअली हम इसको कहेंगे कि हमारे क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन 15,000 का था। इसलिए मैंने था कहा क्योंकि 15,000 में से 10,000 तो यूज हो गया बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए। तुम लोगों ने अभी डिस्कशन में समझा है कि 10,000 का बैड डेट्स था, और वो बैड डेट्स हमारे प्रोविजन से एडजस्ट हो जाता है। तो इस 15 में से 10,000 तो यूज हो गया बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, फिर भी हमारे प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन के खाते में 5,000 बच रहा है। तो नॉर्मली जो ओल्ड प्रोविजन हमारे क्वेश्चन में माना जाता वो 15 ही माना जाता, बट इस समय माना जाएगा कितना? ओनली 5,000। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि ओल्ड प्रोविजन को 15 नहीं 5 मानेंगे आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्योंकि सभी को दिमाग में ये बात रखनी है, क्योंकि अब हमारा कंपैरिजन जब होगा ओल्ड और न्यू प्रोविजन का, तो वो ओल्ड के जो की वैल्यू को 15 नहीं लेके चलेंगे, ये अब नहीं रहेगा हमारे सामने। अब हमारे सामने ओल्ड का मतलब 5,000 ही होना चाहिए, क्योंकि 15 में से 10 का इस्तेमाल बैड डेट्स के लिए हम कर चुके हैं। अब आगे का हिस्सा देखो, समझो। लिखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रोविजन एज पर द गिवन एडजस्टमेंट। और ये यही मैं कह रहा था, क्लास 11 हम सबने सीखा है, ये बिल्कुल ऐसे ही हमने जाना था, सीखा था कि जो प्रोविजन का परसेंटेज निकलता है डेटर्स पर ही निकलता है, लेकिन डेटर्स में से पहले बैड डेट्स घटाते हैं तब निकालते हैं। ये बात सबने 11th क्लास के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया है, बैलेंस शीट के अंदर सेम टू सेम वही काम करना है कि पहले डेटर्स यानी 1,20,000 में से जो बैड डेट्स दिया वो घटा लो, यो बचेगा 1,10,000। उस 1,10,000 का जैसा बोला गया था 10% का प्रोविजन मेंटेन करो, तो 10% निकाल लो तो आएगा 11,000, यानी कि हमारा न्यू प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन ये रहा 5,000 और न्यू प्रोविजन हो गया हमारा 11,000। इस तरह से ओल्ड प्रोविजन हमारे सामने है और न्यू प्रोविजन भी हमारे सामने है। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोविजन बढ़ा कि घटा या कांस्टेंट है। तो देखो ये रहा कंक्लूजन का स्टेटमेंट कि ओल्ड प्रोविजन रिमेन्स 5,000, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी समझा दिया कैसे 5,000 रुपए बचा ओल्ड प्रोविजन के अंदर, ये सारा एक्सप्लेनेशन ऊपर है। देन सेकंड स्टेटमेंट, न्यू प्रोविजन जो एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है वो कितना आ रहा है? 11,000, वो यहां लिख दिया मैंने। अब ओल्ड और न्यू को आपस में कंपेयर कर लो तो तुम लोग को जवाब मिल गया कि हमारा जो प्रोविजन है वो इंक्रीज करना पड़ेगा कितने से? 6,000 रुपए से, क्योंकि 5,000 को 11,000 में कन्वर्ट करेंगे तो 6,000 बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सभी का कंक्लूजन क्या निकला कि बैड डेट्स तो खत्म हो गया, राइट ऑफ हो गया, इसलिए रिवैल्यूएशन में नहीं आया, और प्रोविजन की वैल्यू में 6,000 का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो ये जो 6,000 का प्रोविजन बढ़ रहा है ये रिवैल्यूएशन में जरूर आएगा। और इस तरह से देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उस रिवैल्यूएशन में इसका प्लेस भी देख सकते हो। देखो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जैसा तुम लोग स्क्रीन पर है 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और वही 6,000 रुपए है जो इंक्रीज इन प्रोविजन आया था।
ठीक है, तो इस तरह से मैंने बैड डेट्स एंड प्रोविजन का सारा कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में है वो भी बताया, और जो नहीं है बट हो सकता है वो भी बताया। तो अपना व्यू दें सभी लोग, क्या क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट का अमाउंट जब ओल्ड प्रोविजन से ज्यादा हो तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको न्यू प्रोविजन एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, हमेशा याद रखना है कि जो हमारा बाहर बैड डेट्स दिया जाएगा वो ऑलवेज एडजस्ट अगर होगा तो ओल्ड प्रोविजन से, न्यू प्रोविजन से कभी नहीं होगा। और उसका भी रीजन है, तुम लोग जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11 ओके सर। लोगों ने, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लोग बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स करने के बाद घटाते थे तो क्या घटाते थे? ओल्ड प्रोविजन घटाते थे, मतलब माइनस करके ओल्ड प्रोविजन को एडजस्ट करते थे, ना कि न्यू प्रोविजन को। न्यू प्रोविजन तो बल्कि प्लस हो जाता था। इसीलिए वहां से भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, और रूल भी याद रख सकते हो कि हमेशा बैड डेट्स एडजस्ट होगा तो ऑलवेज फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ओल्ड प्रोविजन, नेवर विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रोविजन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ नोट्स पर, जिसमें रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया है। हावेवर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी मेंशन मैंने किया है। लिखा है अमाउंट ऑफ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 40,000। ये क्वेश्चन में दिया है, ये मैंने रिपीट किया बस लाइन। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में लिखा था क्लेम फॉर अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 रुपए, एंड विच एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बाय ₹5,000। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू कितनी थी? तो वो थी 35,000, और जबकि क्लेम का अमाउंट कितना है? 40,000। तो जो क्लेम है वो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कितना एक्सीड कर गया? 5,000 रुपए से एक्सीड कर गया। तो ये इस क्वेश्चन का केस है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये कोई रूल नहीं लिखा है मैंने, ये बस केस बताया जो इस क्वेश्चन में फ्लैश किया गया है। नाउ रूल के मुताबिक अब करना क्या है? सो एक्स्ट्रा अमाउंट या सरप्लस अमाउंट जो क्लेम का निकल कर आ रहा है, क्योंकि 40 और 35 का मतलब 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा निकल रहा है रिगार्डिंग क्लेम्स, उसी क्लेम को हम दिखाएंगे कहां पर? डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर क्लेम की वैल्यू कम हो जाती है तो जो सरप्लस ऑफ रिजर्व बच जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दो अलग अलग रूल क्लियर कर लो। पहला रूल, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू ज्यादा होने लगे और क्लेम कम हो तो जो बचा हुआ रिजर्व है वो बट जाता है। और जो अभी हो रहा है वो ये है कि वर्कमैन रिजर्व की वैल्यू कम है और कंपनसेशन या क्लेम ज्यादा है, तो जो ज्यादा क्लेम है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। तो फाइनली ये रहा तुम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर एक बार देख लो इसके डेबिट में हमारे वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड पॉइंट ये रहा, लिखा है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा क्लेम निकल कर आया है। तो इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन का पॉइंट भी खत्म हो गया है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। No, sir. No, sir. चलो अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, और जो अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या लिखा था मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सॉल्यूशन ध्यान से समझना। हाफ पेज के अबाउट है। पॉइंट ये था, क्वेश्चन में लिखा था कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके हाफ वैल्यू को, ये देख सकते हो हाफ हाफ मैंने दो हिस्से किए हैं, ये हाफ और दूसरा हाफ। कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के हाफ को पार्टनर्स जो ओल्ड हैं यानी कि अमर और बिमल, उन लोगों ने इक्वल रेशियो में ले लिया, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। और जो दूसरा हाफ है उसका मार्केट प्राइस 30,000 रुपए बताया गया है। यह है क्वेश्चन का डेटा। अब उसको हम इंटरप्रेट करेंगे और कंक्लूड करेंगे अपने क्वेश्चन का एडजस्टमेंट के फॉर्म में, और कहां कहां इंपैक्ट पड़ेगा वो समझते हैं। देखो, तो सबसे पहली बात, हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी गई है बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख। सबने देखा था बैलेंस शीट में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, और अब उसको हमने 2 हाफ हिस्सों में कन्वर्ट किया। 2 हाफ हिस्से इसलिए क्योंकि अगर किसी चीज का आधा कोई लेता है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा हाफ भी उतना ही बचेगा। तो एक हाफ हो गया 50, दूसरा हाफ भी होगा 50,000। इस एक 50,000 के हिस्से को यानी हाफ हिस्से को ओल्ड पार्टनर्स ने इसी एग्जिस्टिंग फिगर मतलब बिना किसी चेंज 50,000 रुपए पर ही एग्री करके टेक ओवर कर लिया, मतलब आपस में बांट लिया है। और इसका कंप्लीट इफेक्ट जाएगा कहां? हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हाँ सॉरी, गलत बोल गया, इसका कंप्लीट इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। अगर ऐसा होता कि ओल्ड पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट को कुछ वैल्यू में चेंज करके लिया, जैसे बढ़ाकर या कम करा कर लिया, तो जो उसमें प्रॉफिट या लॉस निकलता वो रिवैल्यूएशन में जरूर आ जाता। जैसे ऐसा लिखा होता
कि ओल्ड पार्टनर्स ने इस हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट को 60,000 में लिया, तो हम लोग कहते हैं कि हाफ की वैल्यू 50 बन रही है, बट पार्टनर्स ले रहे हैं 60,000 में, तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वो रिवैल्यूएशन में जरूर आ जाता, या लॉस होगा तो वो भी आ जाता। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं बोला था, सिर्फ बोला था कि आधे इन्वेस्टमेंट को पार्टनर्स ने टेकअप किया है और कोई वैल्यूएशन नहीं बताया, तो हम ये मान ले रहे हैं कि जितने का था उतने पे ही ले लिया, तो देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस इन दिस पर्टिकुलर हाफ पोर्शन। इस आधे हिस्से में कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस इन्वेस्टमेंट पे नहीं हो रहा, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल के समय यूज कर लेंगे, अभी के लिए इग्नोर करते हैं। अब आते हैं दूसरे हाफ के बारे में क्या डिटेल्स बताया है। तो बोला गया था क्वेश्चन में कि जो सेकंड हाफ यानी जिसकी वैल्यू 50,000 है उसका मार्केट प्राइस दिया गया 30,000। तो इट इज ऑब्वियसली क्लियर कि 50,000 के इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस अगर 30,000 है तो उससे हमें होने वाला है लॉस। हाँ, यहीं पर अगर लोग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेंगे तो क्या सोचेंगे कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था और अब हो गया 30,000, तो लोगों को लगेगा 70,000 का लॉस। यही हमें बचना है इन गलतियों से। 1 लाख का जरूर था, बट एक आधा तो यहां चला गया, दूसरे हाफ को हम बस बोल रहे हैं ना, तो दूसरे हाफ की वैल्यू 50 है, उसका नया फिगर या नया वैल्यूएशन है 30,000। तो इस तरह समझ में आया कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया है अब 30,000 रुपए का, तो इट मींस कि लॉस हो रहा इन्वेस्टमेंट में 20,000। यहां तक की बात सबको क्लियर है? तो मैं आगे की बात बताऊं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से कंक्लूड हुआ Yes, sir. कि इन्वेस्टमेंट पर लॉस हुआ है फाइनली 20,000 का। अब जैसे ही इन्वेस्टमेंट पर लॉस आता है तो तुरंत हमारा दिमाग ये कहता है कि तुरंत जाओ और रिवैल्यूएशन के डेबिट में इस लॉस को दिखा दो। लेकिन यहीं पर मैं सबसे कहता हूं कि बस अलर्ट हो जाओ, रुक जाओ। तुरंत लिखोगे तो गलतियां हो सकती हैं। पहले चेक करो क्या हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो इस लॉस को एज इट इज नहीं लिखना है। देखो अब तो यही बात अगली स्टेज पे मैंने बताई है सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स हमारे क्वेश्चन में दिया है कितने का, 15,000 का, और जबकि लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट में वो कितने का, 20,000 रुपए का। तो क्या ये जो 20,000 का लॉस है पूरा का पूरा लॉस एडजस्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? जल्दी बताओ। No, sir. No, sir. No, sir. तो लॉस की वैल्यू कहीं ना कहीं ज्यादा हो गई है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। नो सर। 15,000 तक का लॉस तो एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि उस रिजर्व की वैल्यू 15,000 है, लेकिन जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं वो बच रहा है एज अ लॉस, क्योंकि वो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया। तो अब फाइनली हमने कहा था कि लॉस जो होता है रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है, तो लॉस भले हुआ 20, उस 20 में से 15,000 एडजस्ट हो जाता है, बच गया 5, वही 5,000 रुपए हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। तो ये रहा कंक्लूजन का स्टेटमेंट कि नाउ लॉस इज एक्सीडिंग बाय 5,000 which will be shown on the debit side of revaluation account। तो फाइनली एक बार रिवैल्यूएशन जरूर देखो और समझो कि वहां पर ये है कि नहीं। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट सामने स्क्रीन पर, और देख सकते हो रिवैल्यूएशन में ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो हो गया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, और ये रहा इन्वेस्टमेंट का लॉस, और वो है 5,000। लॉस था जबकि 20,000, फिर भी हम लॉस कितना दिखा रहे हैं, सिर्फ 5,000। सारी बातें मैंने कंक्लूड कर दी हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। No, sir. No, sir. ओके तो देखो अब तक हमने कहां तक के पॉइंट्स पढ़ लिए हैं और क्या आगे बाकी है। हमने पहला पॉइंट खत्म कर दिया, बैड डेट्स का, इसका रिवैल्यूएशन में इंपैक्ट देख लिया। सेकंड पॉइंट क्लेम फॉर डैमेज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी पॉइंट कर लिया है, रिवैल्यूएशन में दिखा भी दिया। थर्ड पॉइंट इन्वेस्टमेंट का आधा और रिमेनिंग हाफ का वैल्यूएशन, इसको भी कर लिया। आ गए हैं हम लोग फाइनली फोर्थ पॉइंट की तरफ, जिसमें कि डेप्रीशिएट और एप्रिशिएट दो चीज बोला है। डेप्रीशिएट करो फर्नीचर एंड फिटिंग्स को बाय 5%। कोई यूनिक चीज नहीं है, कोई टफ चीज नहीं है। डेप्रीशिएट का मतलब होता है कम करो। किसको कम करो? फर्नीचर फिटिंग्स। और ये रहा क्वेश्चन में फर्नीचर फिटिंग्स का अमाउंट 40,000। तो 40,000 का फर्नीचर फिटिंग्स है, उसका 5% हमें डेप्रीशिएट या रिड्यूस करना है। तो बहुत सिंपल सा मामला है, डायरेक्टली रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। हम दिखा देते हैं, देखो टू फर्नीचर फिटिंग्स रिवैल्यूएशन के डेबिट में 40,000 का था, उसका 5% निकालेंगे, 2,000 रुपीज से ये आ जाएगा। तो डेप्रीशिएशन का काम तो खत्म हो गया, इसमें कुछ खास समझाने लायक बात नहीं थी। अगला पॉइंट वैसे वो भी टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा नया लैंग्वेज है, इसलिए जरूर देखो और समझो। लिखा है एप्रिशिएट करो लैंड बिल्डिंग को। एप्रिशिएट का मतलब तो सबको मालूम है, बढ़ाना। तो अगर इंक्रीज होगा लैंड बिल्डिंग तो ऑब्वियस सी बात है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये रहा क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग्स। लेकिन अब बात होती है कि बढ़ तो गया,
क्रेडिट साइड भी आ गया, लेकिन वैल्यू कितना लिखना है। तो यहीं पर हम लोग को बारीकियों पर ध्यान देना होगा। लिखा गया था कि लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, लेकिन देखो बाय नहीं लिखा है, टू वर्ड से डिनोट किया है, टू 120%। अब ये बाय और टू का क्या चक्कर है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो जल्दी से अब नोट्स में देखो और समझो कि इससे क्या साबित होता है। ये रहा पॉइंट नंबर 4, इसमें मैंने बताया है रिगार्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड टू 120%, ये लैंग्वेज लिखा है, जिसका मतलब हुआ कि दैट इज 120% ऑफ द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में 4 लाख दिया गया है, तो 120% निकालने का सिंपल तरीका है 120 बाय 100। लोग सोचते हैं अक्सर कि 100 से तो ज़्यादा परसेंट होता नहीं है, तो बता दूं कि 100% नहीं, सॉरी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता उस चीज़ में जिसकी वैल्यू उससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती। जैसे कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं 100 नंबर का, तो 100 से ज़्यादा नंबर तो कोई ला ही नहीं सकता, तो वहाँ तो ये बात हो सकती है। लेकिन किसी दूसरी चीज़ में जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वहाँ तो उससे बिल्कुल ज़्यादा हो सकता है। तो इट इज़ नॉट रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल ऐसा हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लैंग्वेजेस मिले हैं। तो 120% ऑफ 4 लाख निकालने पर आएगा 4,80,000। तो बता दूं कि इंक्रीज तो बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4,80,000 से बढ़ाओ, इंक्रीज के बाद टू बोला है, टू का मतलब कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि बढ़ने के बाद वो कितने पे आ जाए, 4,80,000 पर। तो लैंड बिल्डिंग असली में कितना था, तो वो था 4 लाख। 4 लाख को बढ़ाया हमने और बढ़ाकर कितना पहुंचा दिया, 4,80,000। तो बताओ फाइनली कितना बढ़ा, सर 80,000। सर 80,000। 80,000। तो देख सकते हो रिवैल्यूएशन में बाय लैंड एंड बिल्डिंग्स के सामने कितना लिखा हुआ है, 80,000। और अगर एक छोटा सा वर्ड हम चेंज कर दें और यहां पे ये मान लेते हैं कि लिखा होता है अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, टू को हटाकर मान लो वहां थोड़ी देर के लिए बाय लिखा होता, बाय 120%, तो इसका मतलब होता कि लैंड एंड बिल्डिंग्स का यानी 4 लाख का 120% जो आया था 4,80,000, 4,80,000 से ही बढ़ाओ उसको। ये फर्क है टू और बाय का। ठीक है, तो टू है कि बाय है, इसको बहुत बारीकी से पढ़ लेना, तभी जाकर कंक्लूड करना कि कितना बढ़ा है या घटा है। तो इस तरह से फोर्थ पॉइंट भी सॉल्व हो चुका है, डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट का। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी को पाया गया, फाउंड दैट कि अंडर वैल्यूड है बाय 20%। ये पॉइंट अभी हाल फिलहाल में डे बिफोर यस्टरडे मैंने तुम लोग को डिस्कस किया था, अंडर वैल्यूड भी और ओवर वैल्यूड भी। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है वो भी देख लो, 1,60,000। ठीक है, अब इन बातों को यूज करते हुए क्या इसका सोल्यूशन बनता है, आते हैं अपने वर्किंग नोट में एक बार फिर से। ये रहा लेफ्ट कॉर्नर पर तुम लोग देख सकते हो 5वां पॉइंट, ये रहा, लिखा है प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। क्वेश्चन में यही लाइन लिखा हुआ था बाय 20%। मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले रिपीट किया है। अब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द एग्जिस्टिंग अमाउंट, मतलब जो क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दिया है 1,60,000, ये जो अमाउंट है इट इज नॉट द रियल वन, एक्चुअली इट रिप्रेजेंट ओनली 80%। अब ये 80% कैसे आया, कोई भी चीज असलियत में कितना होता है, तो मैंने उस दिन भी बताया था कोई भी चीज असली में होता है 100%। अगर उस 100% में से 20% का अंडर वैल्यूएशन किया गया है तो बचा हुआ हिस्सा कितने का होगा, 80% का। तो दैट मीन्स कि जो हमारे क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,60,000 दी गई है वो एक्चुअली अपने असली वैल्यू का सिर्फ 80% है। तो अगर हमें असली वैल्यू जानना है तो हम इसी को उल्टा करके निकालेंगे उसका असली अमाउंट। तो ये रहा सामने उसका अकॉर्डिंग सोल्यूशन, और वो ये है कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल टू 1,60,000 जो दिया गया था अमाउंट, एंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली 80%, तो इसलिए 80% का उल्टा लिखा है, देख सकते हो 100/80। तो इससे आएगा एक्चुअल अमाउंट जो कि होना चाहिए प्लांट मशीनरी का, वो है 2 लाख। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन में हमने पता लगा लिया कि प्लांट एंड मशीनरी की रियल वैल्यू है 2 लाख। और अब इंक्रीज करना है क्योंकि अंडर वैल्यूड हुआ था, कम लिखा था तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इंक्रीज करना है कितने से, 20% से। तो 20% किसका निकालेंगे, एक्चुअल अमाउंट का जो 2 लाख का था, यानी 40,000 रुपए हुआ इंक्रीज का अमाउंट। तो इन दैट वे जो हमारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा प्लांट एंड मशीनरी वो 40,000 से आएगा। ये रहा सामने, बाय प्लांट एंड मशीनरी 40,000, 20% ऑफ 2 लाख कैलकुलेट करके आ गया 40,000। इस तरह से प्लांट एंड मशीनरी का पॉइंट भी मैंने समझा दिया है। डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं।
No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो रिवॉल्यूशन के तो सारे पॉइंट्स देख सकते हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन एक आध पॉइंट अभी और हैं जो हमारे आने वाले कैलकुलेशन में काम आएंगे, तो उसको पहले ही देख लेते हैं हम। उनमें से एक है गुडविल का वैल्यूएशन। और गुडविल का वैल्यूएशन में पढ़ा था, बहुत सिंपल सा मेथड लिखा था, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेज ईयर, जिसमें से परचेज ईयर दिया गया था 2, एंड तुरंत हमारे पास तो एवरेज प्रॉफिट होगा नहीं क्योंकि हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो ये रहा उसका फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू तीनों प्रॉफिट जो दिए थे उनको पहले हमने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, जिससे एवरेज निकल कर आ गया है 6,10,000। नाउ फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे कि ये एवरेज प्रॉफिट जो दिया गया है और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, जिससे कि हमारा गुडविल ऑफ द फर्म आ चुका है 12,20,000। और सब जानते हो एडमिशन ऑफ पार्टनर के कॉन्सेप्ट में इसके मदद से हम पता लगा सकते हैं, इस गुडविल की मदद से पता लगा सकते हैं कि न्यू पार्टनर का गुडविल शेयर था कितना। तो देख सकते हो चंदन का गुडविल शेयर कितना है, 12,20,000 जो गुडविल ऑफ द फर्म है इनटू उसका शेयर। अब याद होगा तुम लोगों को, क्वेश्चन में चंदन का शेयर गायब था, नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ 1/5 लिखा है और सब जानते हो इसके लिए सेक्रीफाइस को जोड़कर निकाला गया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क भी किया है, यानी कि ये वैल्यू फिलहाल हमको नहीं मालूम है, पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम पहले कि आगे बढ़े इन बातों को लेकर, सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि ये 1/5 आया कैसे। देखो अब इसको भी स्क्रीन पर देख लेते हैं, ये भी मैंने यहाँ सॉल्व किया ही हुआ है, ये रहा। देखो कैलकुलेशन ऑफ चंदन शेयर इन द प्रॉफिट। तो रूल के मुताबिक अगर न्यू पार्टनर का शेयर नहीं है अवेलेबल बट सेक्रीफाइसेस आर गिवन, तो जस्ट ऐड ऑल द सेक्रीफाइसेस बाय अमर एंड सेक्रीफाइस बाय बिमल। और जो क्वेश्चन के लैंग्वेज के मुताबिक था 1/5 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स, तो 1/5 इंटू अमर का शेयर था 7/10 एंड प्लस अगेन 1/5 इंटू बिमल का शेयर था 3/10, क्योंकि रेशियो था इनका 7:3, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा यहाँ सेट कर दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये बन गया हमारा 7/50, और ऐसे ही दूसरे के लिए किया तो वो बन गया 3/50। एलसीएम सेम टू सेम आ जाएगा, इसलिए जोड़ देंगे डायरेक्ट तो बन जाएगा 10/50, और 10 और 50 आपस में कट जाएगा, बन जाएगा 1/5। इस तरह से न्यू पार्टनर का शेयर हमारे सामने है 1/5। सब लोग जल्दी से बताएं, न्यू पार्टनर के शेयर का कैलकुलेशन किसी को प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, और साथ ही साथ हम यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास सेक्रीफाइस का डेटा अवेलेबल है। तो अमर का सेक्रीफाइस 7/50 है जो मैंने रिपीट कर दिया, और बिमल का सेक्रीफाइस है 3/50, वो भी रिपीट कर दिया। तो फाइनली 7/50 और 3/50 का रेशियो निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है 7:3 आएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी हमने निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं वापस अपने गुडविल वाले कैलकुलेशन की तरफ जहां हम लोग आके रुक गए थे। ये रहा, हमने ये तय किया था कि गुडविल ऑफ द फर्म आया है 12,20,000, तो 12,20,000 में से उसका 1/5 शेयर निकालना था जो बन रहा है 2,44,000, मतलब चंदन का गुडविल शेयर है 2,44,000। और क्वेश्चन में ये साफ साफ बोला गया था कि आधे अमाउंट को ही वो ला पाया है, तो इसका ये भी मतलब हुआ कि आधा अमाउंट वो नहीं ला पाया। तो आधा आधा कर लेते हैं इस वैल्यू को, तो एक बनेगा 1,22,000 एंड सेकंड ऑल्सो कम्स टू 1,22,000, और इस 1,22,000 को वो लाया है, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड से यूटिलाइज करेंगे, और जो दूसरा हाफ है उसको वो नहीं ला पाया, जो एज पर द रूल्स करंट अकाउंट ओपन करके बांटा जाएगा। ये सारी बातें सब लोगों को मालूम है, और बांटने के लिए जो रेशियो इस्तेमाल होगा वो सब लोग जानते हो, सेक्रीफाइस रेशियो होगा जो कि है 7:3। इज इट क्लियर टू ऑल? सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली एक बार हम फिर देखते हैं किस किस पॉइंट को अब हम पढ़ना और बाकी रह गया हमें, ताकि हम आगे अब सोल्यूशन में बढ़ जाएं। सेकंड पॉइंट हो चुका है, क्लेम ऑन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हो चुका, डेप्रिशिएट फर्नीचर फिटिंग्स एंड लैंड बिल्डिंग का एप्रिशिएशन भी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का अंडर वैल्यूएशन का पॉइंट खत्म हो गया। लेकिन 6th पॉइंट अब तक हमने नहीं किया। 6th में लिखा है कि देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि जो ये लिस्ट है लाइबिलिटीज का, इस लिस्ट में वो नहीं है। अनरिकॉर्डेड का ये मतलब है, और जिसकी वैल्यू कितनी है 15,000, जिसका रीजन क्या है, अगेंस्ट क्लेम फॉर डैमेजेस। तो हमारे बिजनेस के खिलाफ किसी का डैमेज क्लेम था, उसके लिए 15,000 रुपए का एक लाइबिलिटी था जो अनरिकॉर्डेड है, यानी हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन क्या तय हुआ कि दिस इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है, ऐसा तय हुआ। तो अगर हम एक लाइबिलिटी जो पहले से लिस्ट में नहीं था उसको रिकॉर्ड करेंगे तो दैट मीन्स कि इट इज एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज, एंड जिसका मतलब है कि ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर दे।
तो इस तरह से देख सकते हो रिवैल्यूएशन के डेबिट में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ गया है 15,000 से। एंड फाइनली अब हम कंक्लूड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि सारा डेटा रिकॉर्ड हो चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम हो गया, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट खत्म हो गया, फर्नीचर फिटिंग्स का पॉइंट हो गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो गया, लैंड बिल्डिंग्स का भी हो गया, प्लांट मशीनरी का भी हो गया, सारे वैल्यूज हो चुके हैं। एंड एज पर द रूल अब हमें टोटलिंग और बैलेंसिंग करना है। तो टोटल आ गया 1,20,000 और इन सब की टोटल में से हमने घटाया 1,20,000 को, तो आ रहा है डिफरेंस एज अ प्रॉफिट और गेन 87,000, जिसको बांटना था 7:3 में अमर और विमल में, जो हमने बांट दिया है। तो फाइनली मैंने इस क्वेश्चन के सारे कैलकुलेशन समझा दिए हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक बार फिर से सब लोग रेस्पॉन्ड करें कि यहां तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं है। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। हालांकि इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन इसके मैक्सिमम चीजों को हम सॉल्व कर चुके हैं, एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कुछ स्टेप्स बांटे हुए थे हमने, जिनमें से पहला स्टेप था हमारा बाय बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल, जैसा लिखा है 3,70,000 और 3 लाख। और एक बार फिर दिखा देना चाहूंगा कि ये कहां से आता है। तो ये हमारे क्वेश्चन के दिए गए बैलेंस शीट से लेकर लिखा जाता है, और ये रहा वो बैलेंस शीट जिसमें अमर और बिमल का कैपिटल बताया गया है 3,70,000 एंड 3 लाख। यही दोनों वैल्यू को हमने एज इट इज उठाकर वहां पे लिख दिया है विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंगली हम अब क्वेश्चन के अगले स्टेप पे आते हैं, बाय मींस की बैलेंस बीडी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उस पर। देखो 5 स्टेप्स मैंने तुम लोग गिनाए थे। स्टेप नंबर 1 बैलेंस बीडी हो चुका। सेकंड स्टेप वो था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, और अभी हमने देखा, अभी हमने वाइंड अप किया, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था और जो कि कुछ डेबिट साइड में यहां पर बांटा गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रूल के मुताबिक यहां का प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड, और अगर लॉस होता क्रेडिट में जो होता तो वो यहां ट्रांसफर हो जाता। इस चीज को ध्यान रखते हुए हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं, और ये हो गया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन ऑफ रिवैल्यूएशन, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर आया था 60,900 और 26,100। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। सेकंड पॉइंट तक हमने लिया, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और थर्ड पॉइंट था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। और फिर याद दिलाऊंगा क्वेश्चन में 3 डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम को हमने फाइनली देखा था, चेक किया था। पहला था जिसमें से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और हमने समझा डिटेल्स में कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स का बैलेंस बचा ही नहीं, क्योंकि वो लॉस में एडजस्ट करने में खत्म हो गया पूरा का पूरा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेबल में वो बच नहीं रहा। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटेबल था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट निकला इस क्वेश्चन में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू जितनी भी थी वो थी 35,000 और क्लेम उससे भी ज़्यादा था, इसलिए वर्कमैन रिजर्व बचा ही नहीं बांटने के लिए। और फिर तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेबल था जिसको राइट ऑफ हमने करना था, वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और ये तो हमेशा राइट ऑफ हो ही जाता है। ये एसेट साइड में था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, हमारा एसेट साइड की चीज को बांटेंगे तो इधर लाके बांटते हैं, ये भी हमने सीखा हुआ है। तो देख सकते हो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 20,000 उसका अमाउंट दिया था, 7:3 में यानी ओल्ड एज में बांटा जाता है, और जो आया है 14,000 एंड 6,000। तो स्टेप नंबर 3 तक हमने कैपिटल अकाउंट को कर लिया है। किसी को यहां तक पूछना है तो पहले पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। No, sir. No, sir. No, sir. ओके, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट था बाय बैंक या फिर बाय कैश। अब ये कोई नई बात नहीं रह गई है, मैंने बता दिया है कि बैलेंस शीट को देखकर चुन लो बैंक या कैश। मैंने बैलेंस शीट में ओनली बैंक बैलेंस दिया था, तो इसलिए बाय बैंक ही लिख रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि न्यू पार्टनर या अदर देन न्यू पार्टनर जिस किसी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। और क्वेश्चन में ओनली चंदन ने ही यानी न्यू पार्टनर ने 4 लाख कंट्रीब्यूट किया, अमर या बिमल ने कुछ भी कंट्रीब्यूट अलग से एडिशनल कैपिटल के लिए नहीं किया। हालांकि बहुत रेयर है, किसी किसी क्वेश्चन में मिल भी जाता है। फिलहाल न्यू पार्टनर का कैपिटल हो गया 4। अब आते हैं अपने 5वें स्टेप की तरफ, जो था गुडविल का ट्रीटमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। जितना रुपया वो लाया था उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के बांटोगे, और जो नहीं लाया था करंट अकाउंट लिख के बांटोगे, और आधा उसने कंट्रीब्यूट किया था और आधा नहीं कंट्रीब्यूट किया था। और हमने ऑलरेडी प्रीवियस कैलकुलेशंस में सारा कैलकुलेशन कर लिया था। टोटल उसका शेयर जितना बना था उसका हाफ करने पर आया था 1,22,000 आधा, यानी कि जो लाया है,
और अगेन आधा इतना ही बनेगा जो कि नहीं लाया। अब इसको बांट देना है 7:3 के रेशियो में, तो अमर का शेयर बनेगा 85,400 और 36,600 विमल का। ये बनेगा उस हिस्से में से जो वो लेकर आया, और जो वो नहीं लाया उसको करंट अकाउंट से डिनोट करते हैं, और वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी क्योंकि दोनों हाफ हाफ हैं और दोनों को बांटने का रेशियो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए सेम वैल्यूज ही आएंगी। इस तरह से हमने पांचों एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं, लेकिन एक पॉइंट अभी भी छोड़ रहे हैं या छूट रहा है, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला था कि इन्वेस्टमेंट का आधा पार्टनर्स ने इक्वली बांटा था। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था हमारे क्वेश्चन में, उस 1 लाख का आधा बनता है 50,000, उस 50,000 को अमर और बिमल ने इक्वल रेशियो में बांट लिया था, तो ये रहा वो चीज, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्वल बांटेंगे 50,000 को तो 25,000 25,000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का एडजस्टमेंट स्टेप नंबर 1, 3, 4 एंड 5 ये सब भी किए, और इन सब के अलावा इन्वेस्टमेंट का एक एडिशनल पॉइंट भी हमने किया। क्या यहां तक सारी बातें सबको क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अब आखिरी काम पार्टनर्स कैपिटल में सभी लोग जानते हैं, वो है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। दैट इज नॉट अ न्यू पार्ट एट ऑल इन अ पार्टनर्स कैपिटल और लेजर अकाउंट, सभी को इतना मालूम है, फिर भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। अमर के कॉलम के इन सारी वैल्यूज का टोटल पहले हम कर लेंगे, जो टोटल हमारा है 6,01,700, जो यहाँ भी लिखा जाएगा। और देख सकते हो इतना गैप छूट रहा है, और छोड़ना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ लिस्ट में 2 ही कॉलम इस्तेमाल हो पाए, बाकी सारा खाली है। तो 6,01,700 में से माइनस होगा डेबिट का ये 2 फिगर 14,000 एंड 25,000, तो आएगा 5,62,700। सेम स्टेप प्रोसेस करेंगे बिमल के लिए, तो आएगा 3,68,300, और चंदन में तो सेम टू सेम आ जाएगा 4 लाख रुपए। तो ये बन गया हमारा पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट मतलब नया कैपिटल तीनों पार्टनर्स का सामने आ चुका है। एंड नाउ फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द रिवाइज्ड बैलेंस शीट, या फिर बैलेंस शीट आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन। अब हम उस पे आ जाते हैं, और अब फटाफट सारे एसेट्स लायबिलिटीज को कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि किस एसेट्स या किस लायबिलिटीज में क्या। आपका आवाज नहीं आ रहा। यस सर, नहीं आ रहा आवाज। Yes, sir. अभी आ रही है आवाज? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. तो आगे बढ़ूं, मैं कंटिन्यू करूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये Yes, कह रहा हूँ कि sir. अब हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, एंड अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस शीट जो हमारे क्वेश्चन का था उसको देखना है, और जो जो चेंजेस हुए उसको अप्लाई करते हुए उनकी वैल्यूज को रिपीट करना है या चेंज करना है। तो सबसे पहले आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन के पुराने बैलेंस शीट की तरफ, और उसको देख करके चेंजेस को लाते हैं। पहला नाम आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के नाम पर कोई चेंज नहीं बताया गया था पूरे क्वेश्चन में, मतलब क्रेडिटर्स में इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं बोला गया था, इसीलिए क्रेडिटर्स जितने का था उतने से ही रिपीट हो जाएगा, और 83,000 देख सकते हो लिख दिया गया है। नाउ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जानते हो सब लोग कि आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, उसके बदले सिर्फ अगर आता है तो वो क्लेम आता है, इसलिए लिखा गया प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जिसकी वैल्यू बताई गई थी 40,000। तो उसमें कभी कोई टेंशन या कोई डाउट रखना ही नहीं है। और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स हैं वो हर क्वेश्चन में नए बैलेंस शीट में नहीं आ सकता, क्योंकि या तो वो इन्वेस्टमेंट के लॉस में एडजस्ट हो जाता है, और या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स खत्म हो जाता है, तो वो भी नहीं है इस क्वेश्चन में यहाँ पर। तो अब तक क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स से रिलेटेड चीज़ों को हमने बैलेंस शीट में एडजस्ट कर दिया है। अब अगला नाम है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब एम्प्लॉयज़ का खुद का जमा किया हुआ पैसा जो कंपनी में पड़ा रहता है, और वो उनके रिटायरमेंट में उनको दिया जाता है या नौकरी छोड़ने पर दिया जाता है। तो फिलहाल इसमें भी कोई चेंज नहीं बोला गया, तो 79,000 एज इट इज आ जाएगा हमारे लायबिलिटीज में अनचेंज्ड। तो देख सकते हो प्रोविडेंट फंड 79,000, और इवन बैंक लोन में का भी कोई जिक्र कहीं नहीं था, तो वो भी एज इट इज 60,000 ही आ जाएगा। तो ये तो सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, मुझसे मेरी sir. बार बार रिक्वेस्ट रहती है कि सड़क पर बैठ करके, गाड़ी में बैठ करके अगर तुम लोग क्लासेस अटेंड करोगे तो तुम लोग को नहीं सुनाई देगा। अक्सर में तुम लोग इतना बैकग्राउंड में बहुत सारा शोर शराबा रहता है, पता नहीं तुम लोग कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो, और तमाम लोग बार बार ग्रुप में जुड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो कैसे मैं स्टेबल होकर पढ़ा पाऊंगा भाई? मैं तो यहाँ पर घर में बैठ कर पढ़ा रहा हूँ नॉर्मल नेटवर्क पे आकर के तुम लोगों को, और तुम लोग पता नहीं कैसी जगह बैठे हुए हो। खैर अभी आवाज़ सबको आ रही है? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. ओके तो मैंने कहा क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन, यहाँ तक का मामला निपट चुका है। यहाँ तक जो चेंजेस थे हमने किए या नहीं चेंज था तो एज इट इज लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट जो है उसमें अगला नाम क्या है, तो प्रोविडेंट फंड एंड बैंक लोन के बाद नेक्स्ट नाम वैसे तो है कैपिटल, और सब जानते हो कैपिटल्स में हमें लिखने हैं वो कैपिटल जो कि आफ्टर एडजस्टमेंट्स यानी बैलेंस सीडी के तौर पर आया है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाकर हमने ये जरूर देखा या याद होगा सभी को कि एक नया लाइबिलिटीज भी आया था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के नाम से 15,000 का। तो नई चीज हमेशा बैलेंस शीट में आती है, सब जानते हो, तो इसलिए बैलेंस शीट में एक नया नाम आ गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज 15,000। और कैपिटल में जैसा हम सामने तुम लोग देख सकते हो ये तीनों कैपिटल्स हमें ये उठाकर लिख देने हैं, वो लिख दिया हमने, पहला, दूसरा और तीसरा, सबका टोटल मिलाकर 13,31,000। तो इस तरह से लायबिलिटी साइड पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं असेट साइड की तरफ। तो असेट साइड में पहला था हमारा बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस हमारे इस क्वेश्चन में दिया था 30,000 प्लस न्यू पार्टनर ने 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड हिज कैपिटल एंड प्रीमियम का ओनली हाफ कंट्रीब्यूट किया था। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 5,52,000 इज द न्यू अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का नया बैंक बैलेंस। बिल रिसीवेबल क्वेश्चन में था और कहीं भी उसमें कोई चेंज नहीं बताया गया तो एज इट इज 12,000 आ गया। सबसे ड्रास्टिक चेंज था डेटर्स में। तो डेटर्स का पॉइंट क्लास 11th के ही बेसिस पर बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो कि सबसे पहले डेटर्स का ओरिजिनल अमाउंट लिख दिया 1,20,000, फिर उसमें से माइनस किया बैड डेट्स का 10,000 और फिर माइनस किया न्यू प्रोविजन का 11,000 और रिमेनिंग अमाउंट बाहर आ गया। देख सकते हो क्या हम लोगों ने क्लास 11th में डेटर्स का पॉइंट एकदम ऐसे ही नहीं किया था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक बच्चा 11th में जो पढ़ता हो ना वो इस बैलेंस शीट को देखेगा तो डेटर्स के पॉइंट में वो कहेगा कि मुझे तो ये हिस्सा आराम से आता है क्योंकि मुझे मालूम है कि डेटर्स में से पहले बैड डेट्स घटाते हैं फिर प्रोविजन घटा देते हैं तो आ जाता है बाहर का अमाउंट। हाँ जरूर सी बात है कि इसके आगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी हो सकता है बट आमतौर पर हमारे इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलता है वो चीज़, बट मिलेगा तो वही 11th का ही कॉन्सेप्ट लगा देना। चलो तो डेटर्स हो गया, कैश, बैंक और BR हो गया सब। अब आते हैं स्टॉक की तरफ। तो स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था पहले वो कंफर्म करते हैं, देन बढ़ते हैं कि स्टॉक में क्या करना है क्या नहीं। तो एक बार रिवैल्यूएशन को फटाफट देख लेंगे तो इससे मालूम चल जाएगा चेंज किस में हुआ था। तो चेंज हुआ था इन्वेस्टमेंट में, फर्नीचर्स में, लैंड बिल्डिंग्स में, प्लांट मशीनरी में। और बाकी स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं था। तो स्टॉक की वैल्यू जितनी भी थी वो वापस रिपीट हो जाएगी। ये रहा बैलेंस शीट। सो देख सकते हो स्टॉक अनचेंज्ड है 75,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स बता दो एक बार कि फर्नीचर फिटिंग क्वेश्चन में 40,000 का था और उसका 5% यानी कि 2,000 से उसको हमने डेप्रीशिएट कर दिया था। तो बचेगा अब कितना, 40,000 में से 2,000 जाएगा तो 38,000 इज द न्यू अमाउंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी में अंडर वैल्यूड बताया था और हमने सीखा है कि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड के केस में जो एक्चुअल अमाउंट होता है वो बैलेंस शीट में आ जाता है। तो एक्चुअल अमाउंट था 2 लाख रुपए, वो लिख दिया हमने। और लैंड बिल्डिंग्स में बोला गया था एप्रिशिएटेड टू 120% और 120% का हमने कैलकुलेशन किया था 4,80,000 बना था, वो लिख दिया गया। और लास्ट चीज़ है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट था हमारे पास टोटल 1 लाख का, 1 लाख में से आधा यानी 50,000 ये तो पार्टनर्स लेके चले गए, वो भूल जाओ अब। और दूसरा जो हाफ बच रहा है 50,000 का, उसके बारे में बोला गया था कि उसका मार्केट प्राइस है ओनली 30,000। तो यानी कुल मिलाकर हमारा इन्वेस्टमेंट जो अब बचा है वो सिर्फ 30,000 का बचा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे 30,000 और चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो MP रेफर्स टू मार्केट प्राइस, ये भी लिख सकते हो एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि लिखना ही पड़ेगा। एंड लास्ट आता है चंदन का करंट अकाउंट, मतलब जो प्रीमियम नया पार्टनर नहीं ला पाया, जिसको हमने बैंक में नहीं ऐड किया, उसी को करंट अकाउंट के तौर पर असेट्स में जरूर लिख देना है, वो भी था 1,22,000। एंड फाइनली जैसा जानते हो कि एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर आते हैं तो यहाँ की टोटलिंग जब हम कर रहे हैं तो आएगा 16,08,000 एंड द सेम टोटल विल बी देयर इन द एसेट साइड 16,08,000। तो इस तरह से बैलेंस शीट बन चुका है और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से मैंने खत्म कर दिया। अब तुम लोगों को फाइनली कोई डाउट है या नहीं, पूछ सकते। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir.